Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatuda. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के अपने लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है। एक तो है प्लास्टिक के प्रॉब्लम्स इश्यूज और क्या क्या कर सकते हैं हम उसमें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये एक बर्निंग इशू भी है, एक इमर्जिंग इशू भी है और एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड सेस जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये है क्या और इसमें क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, और बाबा कल्याणी कमेटी रिपोर्ट के क्या है रिकमेंडेशन। तो अपने आज के लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कवर करेंगे, एक तो प्लास्टिक है, एक तो सेस जोन्स है। राइट, लेट अस गो एड। अपना कंसर्न क्या है? अपना कंसर्न बहुत कॉमन है। जो ये प्लास्टिक वेस्ट आपको दिख रहा है, ये जो नदी के ऊपर ये बॉटल्स दिख रहे हैं और ये किनारे पे दिख रहे हैं, ऑब्वियसली जब किनारे पे रहेंगे थोड़े दिन के बाद अंदर भी जाएंगे। सो आप ये समझ सकते हैं कि इफ़ दिस इज ए बिकमिंग ए रेगुलर प्रॉब्लम, ये पूरे जो प्लास्टिक का वेस्ट है एट द एंड डंप हो रहा है। कहाँ पे? सी में, ओशंस में डंप हो रहा है। और ये 2040 तक, 2040 तक ये जो प्लास्टिक वेस्ट जो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में फेंके जा रहा है वो ट्रिपल हो जाएगा। 2040 तक ट्रिपल हो जाएगा। सो ये हमारा कंसर्न है। देखो भाई, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे क्या है, एक बायोलॉजिकल फिनोमिना रहता, वो बायोलॉजिकल फिनोमिना पूरी तरीके से यहाँ पे रुक जाता है अगर ये प्लास्टिक ऐसा ही तैरते रहा पानी के ऊपर। राइट, आपको पता है पानी के अंदर भी प्लांट्स होते हैं। सो प्लांट्स अगर जीने के लिए तो उनको चाहिए CO2, बिकॉज दे विल गिव अस ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्लांट को CO2 कहाँ से मिलेगा? प्लांट को CO2 मिलेगा एयर में है सो, या इसमें है सो डिजॉल्व है सो मिलेगा। दिस इज ऑल्सो देयर हियर। अगर ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, और प्लांट को उनका फूड बनाने के लिए नॉट ओनली CO2 की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, बट उनको और भी क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। राइट, यस। ओके, अगर यहाँ पे पूरा ऐसे बॉटल्स ऐसे पूरे स्प्रेड हो गए, पूरे लोग ऐसे ही यहाँ पे डंप करते गए, ओके, तो नीचे जो फिशेस होते हैं, वी कॉल देम एज व्हाट, जनरली छोटे छोटे जो फिशेस होते हैं वी कॉल देम एज व्हाट, फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन, इस तरीके से बोलते हैं। फिर इनको छोटे फिशेस खाते हैं, छोटे फिशेस को बड़े फिशेस खाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्वाटिक फूड चेन में आ जाती है। ये एक्वाटिक फूड चेन में आ जाती है। रिमेंबर दिस पॉइंट। चलो, यहाँ से सनलाइट यहाँ पे पेनिट्रेट होना, तो ही यहाँ के प्लांट्स कुछ ना कुछ फूड बनाना उनके लिए। उनका ये प्लांट्स को खाएंगे कौन? हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स फिशेस को खाएंगे कार्निवोर्स फिशेस। तो वही है, स्मॉल फिशेस एंड बिग फिशेस। सो बेसिकली जब ये प्लांट्स खाना ही नहीं बना सकेंगे बिकॉज का लाइट का पेनिट्रेशन अंदर तक नहीं है, ओके, देन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पूरा प्लांट का जो भी स्पीशीज है, बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे पूरा नष्ट हो जाएगा, यहाँ पे पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे प्लांट्स नहीं रहने की वजह से दूर दूर से जो किनारे पे आके खाते हैं उनको फूड नहीं मिलेगा। फूड नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे ये जो जोन होगा, ये जोन होगा डेड जोन। इट विल बिकम ए डेड जोन, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आएगा तो वहाँ वो मर ही जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ है भी नहीं, ना सनलाइट पहुँचेगी ना खाने के लिए कुछ है। दिस विल बिकम ए डेड जोन। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी विल गेट लॉस। मोर सो एवर अगर ये प्रोसेस चलता था फोटोसिंथेसिस का, वाटर का प्यूरिफिकेशन भी होते रहता था। वाटर नया सी जो रिवर वाटर ओशन वाटर में ड्रेन होते रहता था, और द टोटल इकोसिस्टम भी एक हेल्थी होता था। बट इट इज़ नॉट हैपनिंग दिस वे ऑल्सो। राइट, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्वाटिक प्रोसेस को हार्म हो जाएगा अगर ये प्लास्टिक का प्रॉब्लम ऐसे ही चलता रहा। सो दिस इज ए वेरी बिग थ्रेट टू द वर्ल्ड्स ओशन इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। ओके, और आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे फिशेस कम रहेंगे, ओके, जो मछुआरे हैं, अगर समझो ये अपना इंडिया है, ये कोस्ट लाइन पे यहाँ पे पूरे डाल दिए गए हैं। ठीक है, सो पूरे प्लास्टिक है यहाँ पे, और प्लास्टिक रहने की वजह से सनलाइट प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं होने की वजह से फिशेस फिशेस रहो यहाँ पे, हर्बीवोर्स, छोटे छोटे प्लांट्स रहो यहाँ पे, उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे, तो यहाँ पे फिशरमैन को भी लॉस होगा। यहाँ पे फिशरमैन को भी लॉस होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे प्लांट्स खाने के लिए दूर दूर से फिशेस आते हैं, स्मॉल फिशेस खाने के लिए बिग फिशेस आते हैं, तो इनकी एक फिशरमैन की लाइवलीहुड चलेगी। सो उनकी भी लाइवलीहुड यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। सो यू कैन एक्सपेक्ट एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ये प्लास्टिक के प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, और प्लास्टिक जब डिग्रेड स्लोली डिग्रेड होता है तो ये जाएगा, ये फिशेस के अंदर जाएगा। फिर हम फिशेस को पकड़ के हम खाएंगे। फिशेस को पकड़ के हम खाएं तो हमारे पास ये जो केमिकल है प्लास्टिक का, ये हमारे पास ये एक्यूमुलेट होते जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज बायो एक्यूमुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बायो एक्यूमुलेशन।
ओके, एंड बायोमैग्निफिकेशन, ये दो भी सिनोनिमस वर्ड है. बायोमैग्निफिकेशन इज नथिंग बट कि किसी एनिमल के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स की मात्रा बढ़ते जाना, मैग्नीफाई होते जाना. बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है एक से लेके दूसरे के पास, दूसरे लेके तीसरे के पास ऐसा ट्रांसफर होते हुए ये केमिकल्स बढ़ते जाना, राइट. तो ये भी, और एट द एंड इट विल हार्म अस आल्सो इफ दिस केमिकल्स गेट इनटू द फिशेस एंड लेटर इनटू आवर बॉडी. ओके, सो इसके इफेक्ट्स बोल दिया हमें, प्लास्टिक प्रॉब्लम के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो यही हमारा कंसर्न है कि ये जो प्लास्टिक प्रॉब्लम, ये जो हम डंप कर रहे हैं पूरे प्लास्टिक्स ओशन में, ये ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा बाई 2040. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की मीटिंग होने वाली है फरवरी और मार्च के बीच में 2022 में. ऑब्वियसली दे में फाइनलाइज ए वे फॉरवर्ड फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन इन दिस रिगार्ड. अभी प्लास्टिक के ऊपर कुछ काम करना है. ये अब मीटिंग जो भी होने वाली है उसके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर काम करना है. ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द प्लास्टिक? प्लास्टिक एज ए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. प्लास्टिक जब कंज्यूम करने के बाद में जब हम बाहर फेंक देते हैं प्लास्टिक को, ओके, तो वो एक नेगेटिव बन जाती है. it will not become a positive thing, it will become a negative externality, means it will create a negative effects on the external factor, इसलिए बोलते हैं externality. So plastic एक negative externality बन जाती है after consumption. ओके, वेरी लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज. आपको पता है प्लास्टिक बहुत देर तक ओके डिकम्पोज नहीं होती है. डिकम्पोज का मतलब है वो अपने आप में एनवायरनमेंट के थ्रू पूरा डिग्रेड होके उसके एवरी मॉलिक्यूल एटम पूरे डिसइंटीग्रेट होके वो डिस्ट्रॉय हो जाना खुद में ही. ओके, विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल एयर रहो, मिक्सचर रहो, वो रिएक्शन होते हुए. बट प्लास्टिक आपको पता है, अगर आप आपके घर के कोने में एक सेब रखो और एक कोने में प्लास्टिक रखो, आप 10 दिन के बाद देखो ये रहेगा ये रहेगा, तो आप बोलेंगे सर एप्पल तो नहीं रहेगा, बट प्लास्टिक तो 10 साल के बाद भी आए तो वही रहेगा, राइट. तो ये डिकम्पोज नहीं होता है. इंक्रीजिंग ग्लोबल कंजम्पशन, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये प्लास्टिक का कंजम्पशन बढ़ते ही जा रहा है. लो पार्टिसिपेशन इन रिसाइकलिंग, और ये जो वाटर बॉटल जब हम पी के फेंकते हैं, जो हम ये आइसक्रीम खा के या कुल्फ़ी खा के जो है उसके वेफर्स हम फेंकते हैं, चॉकलेट के वेफर जो फेंकते हैं, जो ये प्लास्टिक है, ओके, इसका रिसाइकलिंग में पार्टिसिपेशन, ओके, प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत कम है, बहुत कम है. इसको रिसाइकिल करके कुछ ना कुछ बनाएं. लॉस ऑफ मेरिन लाइफ, ये तो मैं आपको बोल दिया. दिस अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ द फिशरमैन. कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है देन प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी. ये प्लास्टिक जहाँ से जो प्रोड्यूस करते हैं ना, वहाँ से इसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, कंज्यूम करने के बाद में इसका इफेक्ट होता है. इसलिए ये कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है, ना कि प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी. सो कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी रहने की वजह से, चलो भाई प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है, समझो आप बोलते जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके वजह से प्लास्टिक की प्रॉब्लम हो रही है. अगर वो वहीं पे रहते थे तो हम वो कंपनीज को बोलते थे, रेगुलेट करना इजी होता था, उनको हम प्रॉपर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देके प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में उनको रेगुलेट कर सकते थे, सुपरवाइज कर सकते थे, अगर ये प्रोडक्शन के वजह से ये कुछ खराब हो रहा था एनवायरमेंट. बट ये है कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, मीन्स यहाँ पे हर इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री इज इन्वॉल्व इन दिस. सो यहाँ पे कंज्यूम करने के बाद में नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो हर इंसान को कंट्रोल करना मोर चैलेंजिंग है. ओके, कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज टू कंज्यूम, okay, is there, that's why it is more challenging to control rather than a production externality. ठीक है, right. now regions across the world they have actually banned this. Regions across the world has banned plastic bags, means many countries, अभी बहुत सारे कंट्रीज प्लास्टिक बैग्स को बैन करके बायोडिग्रेडेबल, ये जो जूट के रहो, ये जो क्लॉथ के रहो, या पेपर बैग्स, लेके मैकडोनल्ड्स में, KFC में पेपर भी बैग्स देते हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज बैन करके दे आर ट्रांसफॉर्मिंग टू व्हाट हैंडलूम, हैंडमेड, ऐसा कुछ कर रहे हैं. बट इससे क्या होगा, ये करने से पहली बात तो लोगों को इनकन्वीनियंस हो जाएगा, फिर कैरी बैग कहाँ से मिलेगा अपने को, ये प्रॉब्लम हो जाएगा. और जो ये सब्स्टिट्यूट करके दूसरा दे रहे हैं अपने को, जूट का, पेपर का दे रहे हैं, वो ज़्यादा महंगा है. ओके, इंक्रीज है सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट, तो वो 5 रुपये 3 रुपये में एक कैरी बैग दे रहे हैं, ओके, विच इज़ बायोडिग्रेडेबल. तो ये एक प्रॉब्लम है. तो इतना एफर्ट तो 5-10 रुपये कोई करेंगे नहीं, जो गरीब है BPL पॉपुलेशन में, तो उनका कैसा.
ओके, क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट शॉक। सडनली प्लास्टिक बैन कर दिए तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करने वालों को सडनली उनको तो शॉक ही लग जाएगा, पूरे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनका क्या। और लेस इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो जाएगी कि प्लास्टिक के बनाने के पूरे इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगे, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बंद हो जाएगी, नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी। फाइनली एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का एम्प्लॉयमेंट उल्टा कम हो जाएगा है, सो एम्प्लॉयमेंट भी चले जाएगा। सो अगर बैन करेंगे तो ये पूरे चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। ओके, और भी सारे चैलेंजेस क्या है, एग्जैक्ट टैक्स टू बी इम्पोज। चलो भाई, जो भी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए टैक्स लगाते हैं ना, वो टैक्सेस को बोलते हैं इको टैक्सेस। इको टैक्सेस, तो कितना टैक्स लगाए परवाह नहीं, पता नहीं चल रहा, और एनवायरमेंटली कैसा रेगुलेट कर रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट को। सो ये भी बहुत अनसक्सेसफुल हमेशा रहे हैं, टैक्सेशन सिस्टम और एनवायरमेंट रेगुलेशंस अनसक्सेसफुल रहे हैं। ओके, ये भी एक चैलेंजेस है। अभी वे फॉरवर्ड क्या है, प्रमोट मल्टीपल यूज ऑफ प्लास्टिक। कैसा बोल सकते हैं आप, अगर आप चलो हम यहाँ पे सेंट्रल है, हैदराबाद सेंट्रल में एक बड़ा मॉल है, और इनऑर्बिट ये मॉल है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कुछ खरीदें, ये मॉल में ये कुछ खरीदें, अगर वो बंदा बोला, वो शॉप ओनर बोला, सर आप सेम कैरी बैग लेके आइए, हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे, हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। अगर इस तरीके से अगर मल्टीपल यूज़ प्रमोट किया गया अगर अपनी कंट्री में, तो हम बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट बचा सकते हैं। बेटर वेस्ट मैनेजमेंट भी करना है। प्लास्टिक वेस्ट ऐसा भी है कि हम जहीं कहाँ बोले वहाँ फेंक देते हैं, तो गवर्नमेंट इसको कलेक्ट भी बराबर नहीं कर रही है। सो बहुत सारा ज़मीन के नीचे चल जा रहा, ज़मीन के नीचे अपने घर के पास नीचे चल जा रहा, उससे क्या हो जा रहा, पानी में मिल जा रहा, फिर वहाँ पे कंटामिनेशन हो रहा, लेते या तो बकरियाँ खा ले रहे। ओके, फिर वो उसको पत्ते खाते खाते थोड़ा बहुत प्लास्टिक भी खा ले रहे, तो उनका टॉक्सिक केमिकल्स उसमें ज़्यादा हो जा रहे, तो बायो मैग्निफिकेशन हो जा रहा, फिर ये सब भी चलते रहे। तो बेटर वेस्ट मैनेजमेंट भी करना ज़रूरी है। ओके, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द प्लास्टिक्स अक्रॉस द सिटीज़ एंड कंट्री। एजुकेटिंग द पीपल ऑन दी हार्मफुल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। जिस तरीके से मूवी स्टार्ट होने से पहले सिगरेट के बारे में, सैनिटरी पैड्स के बारे में बताते हैं, उस तरीके से प्लास्टिक के बारे में बताना ज़रूरी है, सो दैट पीपल जब भी जा रहे हैं प्रॉपरली दे विल एटलीस्ट 10% लोग तो ये फॉलो कर लेंगे, उससे थोड़ा बहुत, उससे एक कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज आने की वजह से सो भी फॉलो करेंगे, राइट। प्रोवाइडिंग सब्सिडी फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी फॉर द सब्सिट्यूट डेवलपमेंट। जो भी अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट है कि विदाउट प्लास्टिक कैरी बैग के, ओके, कौन से कैरी बैग बेटर हो सकते हैं और लोगों को कन्वीनियंट हो सकता है, यहाँ से वहाँ ले जाने के 5 किलो 10 किलो वजन वो ठहरना भी। ओके, बिकॉज पेपर बैग्स 5 किलो 10 किलो वजन नहीं ठहरते, तो अगर मेरे को शक्कर लाना है, अगर मुझे आटा लाना है या मुझे राइस लाना है, तो वो 5-10 किलो से कम तो मैं लूँगा नहीं, तो वो होल्ड करने का जो स्ट्रेंथ है वैसे सब्स्टिट्यूट डेवलप करना, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को गवर्नमेंट को प्रमोट करना इन दिस प्लास्टिक एस्पेक्ट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अप्रोप्रिएट डिस्पोजल मैकेनिज्म एंड वेस्ट मैनेजमेंट करना है। ओके, डिस्पोज जो भी अभी भी जो प्लास्टिक कर रहे हैं लेके जाके डंप मत करो, सीज में ओशन में डंप मत करो, प्रॉपरली डिस्पोज करो, उसको प्रॉपरली एक सही साइंटिफिक वे में डिस्पोज करना जरूरी है। यूज ऑफ वेस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव यूसेज लाइक रोड्स। और क्या कर सकते हैं, ये प्लास्टिक को हम रोड बनाने के लिए, गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स बनाने के लिए वहाँ पे यूज कर सकते हैं, सो दैट मटेरियल भी कम यूज होगा, गवर्नमेंट का एक्सचेकर का मनी भी कम जाएगा। सो दिस कुड बी द वे फॉरवर्ड यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन। ए परफेक्ट मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर है फॉर द प्लास्टिक रिलेटेड क्वेश्चन इफ कम इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, राइट। This is all about plastic aspect. Now we are going to study about revamping CEZ Act, Special Economic Zone. पहली बात, Special Economic Zone क्या है? Okay, India, you know that India is capital deficient. इंडिया में पैसा कम है, तो हम इंडिया में पैसा कम है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए, बड़े बड़े हाई टेक इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए पैसा कम रहने की वजह से इंडिया बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ करी है कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप आइए, फॉरेनर्स को बोली है इंडिया, आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। दिस इज ए पार्ट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स विच वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर 1991। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन में आता है एफडीआई, और लिबरलाइजेशन में रूल्स थोड़े बहुत लिबरेट करके एफडीआई को भी अलाउ करे हैं। तो लिबरलाइजेशन का भी पार्ट बोल सकते हैं आप, एफडीआई को ग्लोबलाइजेशन का भी पार्ट बोल सकते हैं। ओके, बट प्राइवेटाइजेशन तो ऑफकोर्स नहीं आता। तो फिर ये जब यहाँ पे आएंगे, ओके, ये जब यहाँ पे आएंगे तो ये बोले ठीक है हम आ रहे हैं, बट आप हमें क्या दे रहे हैं? हम यहाँ पे आएंगे, आपके लिए एसेट बनाएंगे, आपके लिए टेक्नोलॉजी बनाएंगे, आपके लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, आपकी स्टैंड ऑफ लिविंग बनेगी, फिर यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होगी, फिर आप हमें क्या दे रहे हैं? तो गवर्नमेंट बोली डोंट वरी, हम आपको एक एरिया पूरा एक सेल्स बोल के डेवलप करेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहेंगी, 24/7 आपको यहाँ पे पानी रहेगा, यहाँ पे हर
रोड की कनेक्टिविटी रहेंगी, तो एक ऐसा जोन बना के देंगे जिसपे आपको कहीं पे भी कुछ तकलीफ नहीं होगी। जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो आप जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हब में आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं जर्मनी फ्रांस में, उस तरीके का हम एक एरिया बनाएंगे जिसपे आप आराम से आइए और आप रेडी टू गो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रेडी टू गो बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। और भी नहीं, आपको कॉर्पोरेट टैक्स 5 साल तक माफ करेंगे, ये रिबेट देंगे, वो रिबेट देंगे, तो बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देंगे। प्लीज आप यहाँ पे आइए, ठीक है, वो लोग आए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, is called as special economic zone. Basically these zones are related to what, services sector. These zones are related to what, services sector. और एक भी है जिसका नाम है निम्स, नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन, निम्स, NIMZ, नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन। यहाँ पे एक एरिया गवर्नमेंट ऐसा बनाएंगी जहाँ पे ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, ये पूरे सर्विस कंपनीज रहेंगे, लाइक मेजरली IT एक्सपोर्ट से समझिए आप, IT और फाइनेंशियल एक्सपोर्ट से समझिए सच जोन्स में। ओके, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इस तरीके के कंपनीज होते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट कंपनीज होते हैं। ओके, और फाइनेंशियल एक्सपोर्ट कंपनीज होते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, कैडबरी रहो या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रहो, कुछ भी रहो, इस तरीके के होते हैं यहाँ, राइट। रिवैम्पिंग सेज एक्ट को रिवैम्प करना है। सेज जोन्स आर गवर्न बाय ए एक्ट, स्टैट्यूटरी एक्ट, लीगलाइज एक्ट है उनका। इन द अप्रैल टू दिसंबर 2021 पीरियड, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम सेड इंक्रीज बाय 25% टू 93 बिलियन। देखिए, एक्सपोर्ट जब इंक्रीज होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं और अब रुपी वैल्यू एप्रिशिएट होती है। रुपी वैल्यू एप्रिशिएट होती है क्योंकि जब हम किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने पैसे में ही पे करना पड़ता। सो डॉलर, अगर डॉलर से पे कर रहे हैं तो वो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम डॉलर को $1 को 70 रुपये नहीं देंगे, $1 को 65 रुपीज़ ही देंगे, $1 को 65 रुपीज़ ही देंगे। जब उनको ज़रूरत है तो वो 65 में भी लेंगे। तो इस तरीके से अपनी वैल्यू ऑफ रुपी बढ़ेगी, अप्रिशिएट होगी। तो सेज बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ओके, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रेट्स ऑल्सो। इन अप्रैल फ्रॉम, तो इतना इंक्रीज हो गया है। These were 102.3 billion in 2021, तो ये बढ़ते गया है। About 270 CEZ are currently in operational, though many have been already notified and they will be going under construction also. In rewriting the CEZ legislation, the Commerce Ministry will be guided by the recommendation of Baba Kalyani Committee submitted in November 2018. So बाबा कल्याणी कमेटी आई थी कि सेज जोन्स को और अच्छी तरीके से किस तरीके से बना सकेंगे हम बोल के। तो बाबा कल्याणी कमेटी का रिकमेंडेशन है। बाबा कल्याणी कमेटी हैज सेड दैट सेज जोन जब भी बनाते हैं ना, वो एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होना ही होना। ओके, ये मद्देनजर रखते ही आप सेज जोन को बनाइए और सेज कंपनीज को बुलाइए। पहली बात, सेज जोन का नाम ही बदल दीजिए। इट शुड नॉट बी कॉल्ड एज सेज, सेज शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एनक्लेव्स, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एनक्लेव, 3S। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, जो कि आपको पता है, बेरोजगारी अपने इंडिया में हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो अभी ये मतलब ही नहीं बनता कि आप सेज बोलो उसको। सेज हम इसलिए ला रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। ओके, तो आप ये सेज जोन का नाम ही चेंज कर देके आप एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एनक्लेव्स और इसके ऊपर स्ट्रेस देना शुरू करिए। देयर हैव बीन कॉल्स फॉर सेपरेट प्रोसीजर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेज जोन। ओके, ये ऑलरेडी हो चुका है। निम्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बने हैं, सेज सर्विसेज के लिए बने हैं। तो उन्होंने जो कहा था वो उससे पहले ही कर दिए थे। ओके, व्हेन द NDA गवर्नमेंट केम, दे हैव डिक्लेयर्ड व्हाट, निम्स, ओके, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स वो सेपरेटली बना दिए हैं। तो दिस वाज द 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस वर गिवन बाय बाबा कल्याणी कमेटी। ओके, the thinking behind the new law is to enable optimum utilization of all vacant land and building in SEZ and industrial parks. ये क्यों न्यू रूल्स लाने की ट्राई कर रही है गवर्नमेंट, न्यू लॉ में चेंजेस लाने की ट्राई कर रही है? बिकॉज गवर्नमेंट का बहुत सारा वेकेंट लैंड पड़ा हुआ है और बिल्डिंग्स इन SEZ और इंडस्ट्रियल पार्क में बहुत सारे खाली हैं, बहुत सारे खाली है। सो बेटर है कि वो जो लैंड, बेकार लैंड पड़ी हुई है, जो इंडस्ट्रियल पार्क जो खाली इतना पूरा इंडस्ट्रियल पार्क है, ये पूरा एरिया में कोई नहीं है, बस यहाँ पे 25-30 कंपनियाँ हैं, तो ये एरिया क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से विद इन दैट इंडस्ट्रियल पार्क ऑल्सो बहुत सारी जगह खाली है और गवर्नमेंट का पास यूजुअली लैंड भी ज़्यादा है, तो उसको हम यूज़ करना ज़रूरी है तो कि एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ओके, वाई सेज केम इन टू बीइंग? ओके, सेज लाए क्यों अपन एक्चुअली? ओके, सेज इसलिए लाए कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंट्रोल एंड क्लियरेंसेस हो गया था इंडिया में। कोई भी एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए उसको बहुत सारे
डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, मल्टी विंडो अप्रूवल सिस्टम था। ये मल्टी विंडो अप्रूवल सिस्टम बन के क्या हो गया, सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम होगा। सिंगल विंडो वो तो आपको अगर कंपनी स्टार्ट करना है तो एक ही ऑफिस के एक विंडो में आप आपकी अर्जी दीजिए और ये ऑफिस से पूरे ऑफिस से आपको परमिशन मिल जाएगा और यही विंडो से आपको दे देंगे। दिस इज कॉल्ड एज मल्टी टू सिंगल विंडो सिस्टम। ओके, एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था अपने पास, तो एक एक एरिया को ऐसा डेवलप कर दिए हम सेस को निम्स को, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिए हैं। तो इसलिए कंपनीज नहीं आते थे क्योंकि अपने पास हर चीज़ की सहूलत नहीं थी। ओके, तो ये हम बना सकते हैं। एंड अनस्टेबल फिजिकल रिजीम, और बाहर का पैसा चाहिए क्योंकि हमारा बजट हमेशा फिजिकल डेफिसिट में ही होता है। 2 साल से हम फिजिकल कंसोलिडेशन टारगेट्स अचीव नहीं कर सक रहे हैं। सो ये रिजीम अगर ठीक करें तो थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा आएगा और अपने फिजिकल डेफिसिट में थोड़ा बड़ा अपने को ईज होगा। राइट। इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एशिया में सेस का एक प्रिकर्सर था, सेस का एक छोटा भाई था, जस्ट लाइक टीटी ऑफ यूएनओ फॉर्म करने से पहले टीटी ऑफ वर्साइल्स जैसा था। इस तरीके से सेस जब इवॉल्व होने से पहले हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था। मीन एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी ब्रांडिंग हो, लेबलिंग हो, वेइंग हो, साउटिंग हो, एक जगह पे हम रख दिए थे। तो इंडिया के पास एक विजन था, ऑलरेडी एक्सपर्टीज भी था, क्योंकि हम एशिया में पहले कंट्री थे जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को हम रियलाइज करे थे। ओके, एंड आवर फर्स्ट Asia's first export processing zone was set up in Kandla in 1965. Kandla is a port in Gujarat. Okay, Special Economic Zone policy was announced in April 2000, सेज एक्ट ऑफ 2005. तो पॉलिसी से पहले गवर्न करे थे पूरे सेज जोन्स, उसके बाद में एक्ट ही बना डाले। ओके, सेज एक्ट ऑफ 2005. सो ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हिस्ट्री में आपको दे दिया हूँ। ओके, एंड दिस इज एंड ये इनका एक्सपोर्ट कितना एक्सपोर्ट करते हैं सेस जोन से, ये भी आपको मैं दे दिया हूँ। और बाबा कल्याणी कमेटी के रिकमेंडेशन दे दिया हूँ मैं। और वाई सेस केम इनटू बीइंग। सो ये एक 150 वर्ड का एक मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर है। यू कैन एनी हाउ, इम्प्रोवाइजेशन इज ऑलवेज वेलकम, तो आप कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन एंड आंसर में प्रॉपरली 150 वर्ड्स के डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़े बहुत चीज़ें आपको याद है, अगर न्यू डेवलपमेंट्स आए प्लीज इसमें लिख देना, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। इससे हटके अगर ज़्यादा लिखेंगे तो वो अननेसेसरी ही रहेगा। सो कंटेंट जितना पूछा गया है उतना ही लिखना बहुत ज़रूरी है। पहले जो भी पूछा गया है वो लिख दो, जो क्वेश्चन में एड्रेस करना है पहले वो लिखना, उसके बाद में ब्ला ब्ला कितना भी कर लो कोई बात नहीं। ओके, बट जो क्वेश्चन में जो है वो लिखना ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।